है कि जिस ससुराल ने हेल्प की है, जिस ससुराल ने इतनी हेल्प की है ज़रूरत से ज़्यादा, उसके लिए ग्रेटफुल होना बहुत ज़रूरी है, बीवी के सामने भी और उनके सामने भी है। वही उसकी एरोगेंस जो है ना, वो उसको ये एक्चुअली मैं ये नहीं कह रही कि वो अंदर से बड़ा प्लानर है या बदजात है, वो एक्चुअली वैसा ही है जैसा वो बिहेव कर रहा है कि इज़ अ नाइस गाय, अंदर से दिल भी अच्छा है, लेकिन वो जो कंट्रोल है या वो जो साइकोलॉजिकल इशू है उसका वो है। और वही बात है, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड होता है किसी ना किसी का। अब क्या कि वो बचपन में उसको प्यार नहीं मिला या पेरेंट्स ने इग्नोर किया या समहाउ वो लोनली था, जो भी है, तो उसमें ये है कि ये चीज़ें होती हैं इंसान की पर्सनैलिटी में। बाकी सीन वाइज अगर हम देखें तो बड़े अच्छी तरह सीन शूट हुए हैं, बड़ी अच्छी तरह लिखे हुए हैं और बहुत अच्छी तरह कहानी की एग्जीक्यूशन में देख सकती हूँ। मुझे अच्छा लग रहा है पामाल, गोइंग वेरी वेल, और लोगों को भी अच्छा लग रहा है। मुझे पता नहीं अब दुनिया में क्या रेटिंग आ रही है और हम क्या कर रहे हैं, लेकिन एक सेंसिटिव इशू जिसको मैं फिर वही कहती हूँ, कहानी पुरानी है मगर उसकी हैंडलिंग, उसका ढंग हर दफ़ा नया होता है और ये अच्छा ही है कि दोबारा से इसको रिवाइज किया जा रहा है। तो आपकी इमोजी कौन सी है? हाँ, इमोजी ये है 2 thumbs up। वो बच्ची को बहुत मिस कर रहा है and he's already lost some time वाली मुझे रिपीटिशन बहुत लगी ओके ऑलराइट, लेकिन स्लो था थोड़ा, बिल्कुल स्लो था वो। एक एपिसोड तो बिल्कुल मैं तो एड में ही था, मैंने कहा भाई बता दो इसको, आजकल क्योंकि बहुत शुरू time तो हो ले गया रहे हैं process था, पे। शुरू में पता चल गया था इसके साथ कुछ है। जब वो हल्के आंखों के नीचे होते हैं ना, वो कहते हैं कि आपका टाइफाइड है, फिर वो टाइफाइड से होते हुए ये हो गया, फिर 2 CT स्कैन करवा लें, वो CT स्कैन ये करवा ले। अब आपको पता था कि इसको खतरनाक बीमारी होगी, it's going somewhere। हाँ, वो लेकिन वो बहुत देर तक वहां तक पहुंचे। पापा इसमें एक ऑप्शन है मुझे अभी पता चला है। What are you doing? नागन ऑप्शन, अच्छा, एक और भी। इसमें एग्जिट बना हुआ है ये। हाय काबू है, सुबह से काबू आई हुई थी। अब मुझे समझ आई डिजाइनर ने जोड़ा इसे ऐसे बनाया था। अल्लाह, पता नहीं क्या ये बच्चा, अब इसका बच्चा देखना फर्स्ट आएगा, होमवर्क कैसे कराएगी इसको, ये यहाँ बैठ के उसके मुंह पे धड़ाधड़ मारेगी। हवा लग रही है। आई फील ह्यूमन अगेन। मुझे राइटिंग एंड डायरेक्शन, राइटिंग में जंजीबील एंड छोटे छोटे फ्लॉज होते हैं और हैं भी, तुम भी निकलो। तो मगर ये कि ओवरऑल प्ले मुझे तो अच्छा लग रहा है। इशू सेंसिटिविटी अपने साथ बरकरार रखे हुए। हाँ, ये ज़रूर है कि ये घर इतना बड़ा है, महंगा है, इसमें इसकी कोई और, अगर आप बिल्कुल पेनीलेस हो जाएं तो आप क्या करें, यहाँ से निकल के कहीं और चले जाएंगे। अगर कागजात काबू भी आए हुए हैं तो भी फिर आप यहाँ से निकल के अपनी ससुराल जा सकते हैं, अगर भाई से नाराज़ हैं। हो सकता है ये ऑप्शन भी हों, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ चलें इधर दाएँ बाएँ ज़्यादा ना निकले। बेटी के साथ ज़रूरत से ज़्यादा अटैचमेंट दिखाई जा रही है, होती भी है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा इसलिए लग रही है कि उसका सारा फोकस जो है ना तो बीवी पे है, ना बीमारी पे, ना किसी और चीज़ पे। एक जगह ऐसी आती है, इंसान है ना, आप बीमार होते हैं, आपको अपनी पड़ी होती है कि मुझे यहाँ दर्द है, मुझे बच्चे की भी होता है, लेकिन ये नहीं पता होता कि मैंने मर ही जाना, उसको तो नहीं अभी पता ना कि मैं मर रहा हूँ। हाँ, मर जाने का पता हो तो बंदा कहता है ओह मेरी बेटी का क्या होगा, मेरी बीवी का क्या होगा, पहले बेटी अभी। तो कुछ चीज़ें थोड़ी सी और हैं जो डेलिकेसी इनकी हो सकती पे थी ना, जमानत पे। लेकिन उसके बाद बीमारी का भी ये है कि मुझे लगता है उसको लग रहा है मैं बीमार हूँ, मगर डिनाइल है, वो जानना ही नहीं चाहता कि मुझे क्या है, बस यहाँ से निकल जाऊँ किसी तरह, तंग आ जाए। तो छोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे कोई इतने मेजर इशू लगते नहीं है। मुझे बहुत मज़ा आता है जब देखती हूँ, हर सीन बड़ा शौक से शूट किया गया। मुझे सॉरी मैं आपको कट कर रहा हूँ, मुझे एक और चीज़ जो है कि जैसे कि मैं शुरू बात की कि इसकी एक फितरत है, इस इंसान की फितरतन ये ऐसा है, जैसे फिरासत फितरतन एक शर पसंद है, ये फितरतन, और जो जिसके साथ एक है और ये कन्विंसिंगली है। हाँ, मेंटल हेल्थ कंडीशन जो है इसकी, इसको वो नार्सिसिस्ट है, जो कि जिसके बहुत ऑब्वियस और सारे चेक हैं उसमें। तो वो जब बाहर निकला है, तो क्योंकि नार्सिसिस्ट इंसान कभी तब्दील नहीं होता, उसके अंदर कोई बेहतरी नहीं आती, वो क्योंकि अपने आप को ठीक समझ रहा होता है। मुझे वो वाले शेड इन 2 एपिसोड में बहुत कम लगे, जिसमें तो वो बिल्कुल नॉर्मल हस्बैंड लग रहा है। नहीं, विक्टिम सिंड्रोम में तो वो है। नहीं, विक्टिम सिंड्रोम में तो वो है, लेकिन जैसे कि वो जैसे शेड देना बीवी को ना, जैसे कि छोटी छोटी बात पे, वो मैं 2-3 एलिमेंट चाह रहा था कि इसकी फितरत नहीं बदली। नहीं, वो देखिए नार्सिसिस्ट का ये होता है कि जब उसको जरूरत, अब उसको पता है कि वो इस वक्त बहुत बुरी सिचुएशन में है, हेल्पलेस है, तो एक ही सहारा है, वो है ये। तो अब ये मैनिपुलेशन टैक्टिक है उसकी, ठीक है ना, कि मैं अब क्योंकि सिर्फ हथे ये है और कुछ नहीं है, भाई चला गया, भाभी नहीं है, कुछ नहीं है, तो अब इसको चढ़ाओ, बल्कि वो एकदम से पलटा खाएंगे, आपको लव बॉम्ब करेंगे, जो कि वो ये नहीं कर रहा। ही इज इन फैक्ट, you see, he's not there are different types of narcissists also. There's the grandiose, there's the covert, there's the overt. तो ये मुझे जरा covert कैटेगरी में लग रहा है, वो उस पर बड़ी एक रिसर्च है। तो anyway, back to
हाँ ऐसा ही है, हालांकि इनको इतना तजर्बा नहीं नार्सिसिस्ट को भुगतने का मतलब जितना आपको है। इन्होंने देखे है ना, मगर अगला जुमला मैंने कहा ही नहीं कुछ भी। बुशरा हमेशा इतनी बात अच्छा जैसे कि हमको तजर्बे हैं जो ना बताएं ना, लेकिन मतलब जैसे फिर कैसे बस वर्स्ट चीज क्या है, मतलब सबसे तकलीफदेह चीज क्या है? रहने ही दो फिर। नहीं, वो कह रहे हैं सबसे तकलीफ दे क्या हाँ, होता है, सबसे कौन सी तकलीफ चीज दे। जो उनको जो बहुत जो तकलीफ। बेहिसी होती है ना, मुझे वो जुल्म लगता है। ये लोग इतने बेहिस होते हैं, इनको दूसरे बंदे का, बीवी का दर्द नजर ही नहीं आता। सिर्फ अपने आप में इतने मगन होते हैं कि उनको लगता है कि हम ठीक है, यस दूसरे इसका क्या है, गिर गई तो क्या उठ जाएगी खुद ही, टांग तो नहीं हाँ, टूटी ना, हाँ। चलो शुक्र है। उनके अंदर मुझे 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 एम्पैथी नहीं होती। है ही नहीं, जुल्म का लफ्ज है मेरे पास। जालिम होते हैं ये लोग, they don't realize it but they नहीं are। रियलाइज करना चाहते भी नहीं है, और मतलब पता भी हो ना अगर कि ये बीवी है जो मर रही है या इसके ऑपरेशन हुए हैं या इसको दर्द, तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि हो ही जाती हैं औरतें। ये पहला बच्चा थोड़ी हुआ है, चौथा है, और लोगों को भी तो होते हैं। फिर क्या, आप देखें ना, पहली दफ़ा जब डिलीवरी होती है लड़कियों की जो भी है, एक मुश्किल प्रोसेस होता है, और जाहिर है एक अननोन पेन है ना, जिसका हमें तो थोड़ी पता होता है। वो पेन से एक औरत या लड़की जब गुजरती है, तो उस सबके मियाँ थोड़ी ये रियलाइज़ करते हैं कि उफ, अल्लाह ताला ने ये दिया, जो भी एबिलिटी दी है, वो एक बहुत मुश्किल सा एक मरहला होता है, जो भी है उसको क्या बताएं। तो अगला बंदा कहता है फिर क्या हुआ, हमारे माँ बाप ने भी तो, हमारी माँ ने भी तो 18 बच्चे पैदा किए थे या 6 किए थे, तो ये ठीक हो जाएगी, इसका क्या है। तो वो जो पेन, जैसे आपको यहाँ कट लग जाए, खुदा ना खास्ता किसी को छुरी लग जाए, आदमी को भी लग जाए, औरत को लग जाए, खून निकलेगा, वो कट तो यहाँ हर किसी को दर्द करता है ना, लेकिन औरत के मामले में कहते हैं तो क्या हुआ, इसके तो पहले भी फलानों के भी बच्चे होते हैं। वहाँ मुझे लगता है लोग बहुत जालिम होते हैं जो लोग ऐसा सोचते हैं कि किसी भी चोट पर या किसी भी तकलीफ पे या इनका तो काम है, रोते रहते हैं ये लोग, औरतों का क्या, ये तो रोती रहती हैं आए ये, उसमें वो अपने आप के अंदर इतने मगन होते हैं। फिर मैं कहती हूँ कि ये लोग रियाया पे हुकूमत करना चाहते हैं, जो भी रियाया, बाल बच्चे नौकर चाकर, जब आपके पास रियाया नहीं रहती ना, तो फिर आप ऐसे हो जाते हैं कि अब तो तुम ही हो और कोई नहीं है, तुम नहीं, और वो अगली खुश हो रही होती कि हैं चलो मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन में, क्योंकि लड़कियों को हमेशा ये फीलिंग रहती है समहाउ कि हमें कोई कबूल कर लेगा तो हम पता नहीं क्या ही हो जाएंगे। और वो इंसान जिससे वो खौफजदा भी होती हैं, जिससे उनके कॉन्फिडेंस को शैटर्ड जो भी कह किया रहा होता है है, बिल्कुल मिट्टी हो चुका हूं मैं, तुम्हारे बगैर कुछ भी नहीं हूँ, वो और क्या करे? उससे पहले उसने आपको मिट्टी बनाया हुआ होता है उस इंसान को, और वो कहता है कि उसके तुम बाद वो बीवी कहती है ना, जो लड़की कहती है चलो अब तो बेचारा ठीक हो गया, अब तो मान गया, तो वो कह रहा है मैं कुछ भी नहीं कर सकता तुम्हारे बगैर, अब इसको क्या, ये तो बीमार है, इसको मैंने तो शुक्रिया लाइए मुझे दीदी, अपने सारे गम दे दीजिए मुझे ना, अपने सारे, तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। इन गानों से मुझे चिढ़ इसलिए है कि तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। अच्छा भाई, तो हमारी परेशानी का क्या होगा, वो चीज़ें हैं। तो खैर एनीवे, तो इसमें ये इस तरह का एक टेक्निकल, जैसे हम कहते हैं ना, मारता तो नहीं ना है ये, बज़ाहिर कितना अच्छा है ये, तो फिर भी ट्रे में चाय भी दे रहा था, ऐसे भी नहीं होते, लेकिन जब ये बिल्कुल हेल्पलेस हो जाते हैं, फिर ये इनकी ईगो साइड भी होती है, और ये रोते हैं, फिर मिन्नतें करते हैं, फिर वापस लेते हैं, फिर वहीं के वहीं आ जाते हैं, क्योंकि वो अपनी फितरत से नहीं हट सकते। सो इसमें भी ऐसे ही है, लेकिन बड़ा अच्छा अंदाज में लिखा है। इसमें बहुत ज़्यादा बदनुमा कैरेक्टर नहीं है ये बदनुमा नहीं है, मतलब इट्स नॉट ऑब्वियसली बैठ के गालियाँ दे रहा हो या मार रहा हो, नहीं, हाँ, वायलेंट नहीं है, ये हल्की आंच पे रखता है, पकने देता है, हाँ हल्की आंच पे पकाते हैं लोग, तो वो उसमें और वो ज्यादा खतरनाक होता है, वो ज्यादा अंदर तक सलाहियत कर जाता है, शोरबा। हाँ वो you तो don't realize it हाँ, till you are actually in a trauma bond। बहुत साल गुजर चुके हुए होते हैं, क्योंकि आपको समझ नहीं आ रहा होता कि हो क्या रहा है मेरे साथ, कि करना क्या है करना क्या है। हाँ नहीं, करना क्या भी समझ आते, तो कैसे करना है हाँ ये भी नहीं आता। खैर नहीं, लेकिन नहीं, मुझे तो सब सीन में बड़ा, एक्चुअली चीज़ें भी ऐसी होती हैं कि कभी कभी आप, मैंने पहले भी शायद कहा था कि अपने आप को रिलेट कर रहे होते हैं बहुत से लोग जो इससे गुजरते हैं। मुझे तो कई दफ़ा लोग मैसेजेस पे पता नहीं क्या क्या कह रहे होते हैं, कई ख़वातीन, कि हम लोनलीनेस से ही हो रहे हैं, साथ रहते हुए भी 2-2 साल लोग बातचीत नहीं करते। मैंने ऐसे कहीं कहा था किसी बातों में कि भाई कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपने 2-2 साल एक दूसरे का चेहरा नहीं देखा होता, एक फ्लैट में रह रहे होते हैं, एक 2-2 साल आपस में बातचीत नहीं हुई होती एक साथ रहते हुए भी, तो वो किसी का मुझे पता नहीं कहाँ से रैंडमली मैसेज आया कि मेरी तो 2.5 साल हो गए, साथ वाले कमरे में होते हैं पर मेरी बातचीत नहीं होती, आप सही कह रही हैं। मैंने कहा देखो ये होता है, तो वो एक अलग तरह का जुल्म है कि बंदा तो बाहर जाके अपना साइलेंट ट्रीटमेंट बहुत बुरी चीज होती है। बंदा बाहर जाके अपनी पिकनिक मना आता है, औरतें कहाँ जा सकती हैं, या तो वो कैद में होती हैं, बहनों से चुगली कर लेंगी या सहेलियों से कर लेंगी, और क्या करेंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकती हैं। सो इस तरह के बहुत मुख्तलिफ किस्म के लोग हैं, बट आई थिंक वो जब सरेंडर करता हुआ नज़र आ रहा है अपनी बीमारी की वजह से, इसीलिए कि इसके पास यही है कि जिसमें हुकूमत कर सकता है या जिससे फ़ायदा आराम ले सकता है, केयर ले सकता है, वॉट एवर,
बट ही इज डूइंग अ गुड जॉब एंड मुझे तो सब राइटिंग और डायरेक्शन के नंबर्स दे दें। मुझे लग रहा है कि राइटिंग शुड बी 9 और फिर भी मैं कहूँ कि खज़र बीइंग अ मैन आदमियों को शायद वो चीज़ों की सेंसिटिविटी उस लेवल पे नहीं समझ आती जो औरतों को आती है, जैसे हम जंजीबील हम सब जो इस चीज़ से गुजरे हुए हैं। मगर वो इतना अच्छा उसको फील करके शूट कर रहा है तो खज़र 10